हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री ए एनालिसिस में। आज हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल इतिहास का वो काल है जब मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था और प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का वो उपयोग करता था। और प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण जो उसके लिए वस्तु थी वो था पाषाण पाषाण या पत्थर। ठीक है। और वो पत्थर से बड़े औजारों या हथियारों का उपयोग करता था और पत्थर से बनी हुई गुफाओं में निवास करता था। ठीक है। तो इस प्रकार उसकी जीवनचर्या का जो महत्वपूर्ण भाग था वो पत्थर था। इसलिए इस पीरियड, इस काल के इतिहास को जो है पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक है। कब तक है? 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक जो है इसका टाइम पीरियड है। और पाषाण काल को जो है अंग्रेजी में पेलियोलिथिक एज कहा जाता है। पाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पेलियोलिथिक एज। ठीक है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते करते हैं तो यूनानी भाषा में जो पेलियोस है उसका अर्थ होता है प्राचीन और लिथोस का मतलब है पाषाण। और वही जो हिंदी अर्थ इसका प्रचलित है, इससे भी इसका यही अर्थ निकलता है कि इसका जो मतलब होता है वो होता है पाषाण काल। मतलब ऐसा काल जब मानव जो है पत्थरों पर बहुत ज़्यादा आश्रित था। वो पत्थरों का इस्तेमाल शिकार करने में करता था, पत्थरों की गुफाओं में वो निवास करता था और पत्थरों से ही आग पैदा करता था। ठीक है। तो इस प्रकार उसके जीवन की जो सारी क्रियाएं हैं वो पत्थर द्वारा ही संचालित होती थी। इसलिए इस काल को हम क्या कहते हैं? पाषाण काल। ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। अब ये तो बात हो गई पाषाण काल के अर्थ की। अब ये पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक, ये एक बहुत लंबा पीरियड है, बहुत ही लंबा पीरियड है। और इतिहासकारों ने क्या किया है कि इसका अध्ययन सुविधापूर्वक करने के लिए इसको जो है 3 भागों में विभाजित कर दिया है। मतलब इतने लंबे पीरियड को सही ढंग से इसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने इसको कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में बांट दिया है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल और तीसरा जो भाग है वो है नव पाषाण काल। ठीक है। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो आपके 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो ये सबसे लंबा काल है पूरा पाषाण काल, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। लगभग 24,90,000, 24,90,000 जो साल का जो इतिहास है वो क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। ठीक है। इसके बाद में 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो क्या कहलाता है? मध्य पाषाण काल, जिसे अंग्रेजी में मिसोलिथिक एज कहा जाता है। और इसके बाद में 7,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व का जो काल है वो क्या कहलाता है? नव पाषाण काल या न्योलिथिक एज। ठीक है। तो इस प्रकार इतिहासकारों ने इसका अध्ययन व्यवस्थित रूप से करने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें जो सबसे लंबा पीरियड है वो है पूरा पाषाण काल का। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। किसकी बात करते हैं? पूरा पाषाण काल की। और पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड इतिहासकारों ने निर्धारित किया है वो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। लगभग 24,90,000 वर्ष का जो पीरियड है वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर ये जो, चूंकि ये बहुत लंबा पीरियड है इसलिए इस काल का भी व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए और कुछ औजारों की निर्माण की तकनीकी में परिवर्तन के कारण और कुछ जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के कारण इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। किस कारण? औजारों की औजारों के निर्माण की तकनीकी में परिवर्तन के कारण और जलवायु में होने वाले कुछ परिवर्तनों के कारण जो है पूरा पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है पूर्व पाषाण काल। पहला भाग कौन सा है? पूर्व पाषाण काल। दूसरा भाग है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा भाग है उस पूरा पाषाण काल। ठीक है। पूर्व पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो आपके
25 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। 25 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो हमने पाषाण काल के अध्ययन के लिए सबसे पहले उसको 3 भागों में बांटा। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर बाद में पुरापाषाण काल का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए उसको 3 भागों में बांटा। पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्व पुरापाषाण काल की। पूर्व पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 25 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक, लगभग 24.5 लाख वर्ष। लगभग कितना? 24.5 लाख वर्ष का टाइम पीरियड है इसका। ठीक है, इसे निम्न पुरापाषाण काल भी कहते हैं। देखो, पूर्व पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल भी कहते हैं। देखो, इसका जो काल विभाजन किया गया है, इतिहास का जो विभाजन किया गया है, वो यूरोप की परंपरा के आधार पर, अफ्रीका की परंपरा के आधार पर अलग अलग नामों से किया गया है। तो यूरोप में जो है पूर्व पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल भी कहते हैं। इसलिए जो भारत में पूर्व पुरापाषाण काल है उसको निम्न पुरापाषाण काल भी कहते हैं। इस काल में मानव को कृषि एवं पशुपालन का ज्ञान नहीं था। इस काल में जो है मानव कृषि करना नहीं जानता था और उसे पशुपालन का ज्ञान भी नहीं था। मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। मानव जो है पशुओं का शिकार करता था और खाद्य संग्राहक था। जो कुछ भी उसे खाने के लिए मिलता था उसको वो संग्रहित करता था, मतलब उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं था। और सबसे बड़ी शिकार के मामले में सबसे बड़ी विशेषता जो इस काल की थी वो थी कि वो केवल बड़े पशुओं का ही शिकार कर सकता था। इस काल में जो है मानव केवल बड़े पशुओं का ही शिकार कर सकता था और उसके जो औजार हथियार होते थे वो भी बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, मानव में इतना तकनीकी कौशल इस काल में नहीं आया था कि वह छोटे हथियारों का, छोटे औजारों का निर्माण कर सके। तो इस काल में वो बड़े औजारों का निर्माण करता था और उन बड़े औजारों की सहायता से केवल बड़े पशुओं का ही शिकार कर सकता था। ठीक है, इस काल में मानव मुख्यतः क्वार्ट्जाइट या स्फटिक पत्थर के क्रोड उपकरणों का प्रयोग करता था। इस काल में जो मानव के औजारों की जो निर्माण सामग्री का कच्चा माल था वो था क्वार्ट्जाइट नाम का पत्थर। कौन सा था? क्वार्ट्जाइट नाम का पत्थर, जिसे स्फटिक भी कहते हैं। और ये जो नदियों में बहकर आता था, ठीक है, उसके क्रोड उपकरणों का प्रयोग करता था। क्रोड या कोर के बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस काल में जो उसके औजार बनते थे वो किससे बनते थे? क्वार्ट्जाइट नाम के पत्थर से बनते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस काल के कुछ प्रमुख जो पत्थर के औजार है, उनके उपकरण है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है पेबल की। किसकी बात आती है? पेबल की। पत्थर के वह टुकड़े जिनके किनारे पानी के भाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे वो क्या कहलाते थे? पेबल। देखो, कई नदी घाटियों से जो नदियां निकलती थी, हाँ, ऊंचाई से निकल के आती थी, तो उनके चट्टानों के कुछ भाग टूट के जो है उनके साथ होली होते थे। ठीक है, फिर बाद में वो रगड़ खाते 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 जो है मतलब इस प्रकार से बन जाते थे कि इनके जो किनारे होते थे वो बिल्कुल चिकने और सपाट हो जाते थे। और ये कैसे हो जाते थे? गोल मटोल हो जाते थे। और ये क्या कहलाते थे? पेबल कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पेबल कहलाते थे। और आपके पूर्व पुरापाषाण काल में जो मानव ने जो औजार हथियार जो भी निर्मित किए थे उनके लिए ये एक कच्चा माल था। क्या था? कच्चा माल था। जो भी उपकरण उन्होंने बनाए उसमें उन्होंने पेबल का उपयोग किया। और पेबल कहाँ से आते थे? नदियों में जो है बहकर आते थे और ये रगड़ खाकर जो है उनके किनारे जो है चिकने और सपाट हो जाते थे और इनका आकार कैसा हो जाता था? गोल मटोल हो जाता था। ठीक है, कैसा आकार हो जाता था? गोल मटोल हो जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा क्रोड और फलक की। क्रोड और फलक की बात करते हैं जिससे वो आपको समझ में आ जाए। अब जैसे मान लो कि ये आपसे एक पत्थर मिल गया, अब आप इसको जो है तोड़ेंगे, पत्थर से तोड़ेंगे। अब इसका जो मूल भाग होगा, इसका जो पत्थर का जो मूल भाग होगा वो क्रोड कहलाएगा। और इससे हटकर एक छिलका या जो कोर या फलक या इसका जो एक पार्ट है वो अलग हो जाएगा, पतला सा भाग जो इससे टूट के अलग हो जाएगा वो कहलाएगा फलक। क्या कहलाएगा? फलक। मतलब इसका जो मूल भाग है वो क्या कहलाएगा? कोर।
और इससे जो छिलका या जो हमने सल्क या फ्लेक्स या अलग किया है वो क्या कहलाएगा, फलक कहलाएगा। ठीक है। अब मानव जो है उस काल में, पूर्व पाषाण काल में जो है आपके ज़्यादातर जो उपकरण बनाए उन्होंने क्रोड से बनाए। जो फलक या छिलके थे उनके उपकरण उन्होंने नहीं बनाए। उसका तकनीक ज्ञान इतना विकसित नहीं था कि वो जो है फलक से उपकरण बना सके। तो उस काल में केवल उन्होंने क्रोड, मेन जो पार्ट है पत्थर का, उसी से उसने उपकरण बनाए। ठीक है। अब दूसरा जो उपकरण आता है वो आता है चापर एवं चापिंग, चापर या चापिंग। ठीक है। जब पेबल के एक तल से सल्क उतारकर एक तरफ धार बनाई जाती थी तो उसे चापर या गंडासा मतलब कहते थे। ठीक है। जब पेबुल, ये जो आपके नदियों में बहकर आते थे पत्थर, ठीक है, उनके अगर उनको तोड़कर एक तरफ अगर उनके धार बनाई जाती थी तो उसको क्या कहते थे, चापर। क्या कहते थे, चापर। और अगर दोनों तरफ उसके धार बनाई जाती थी तो उसे क्या कहते थे, चापिंग या खंडक कहते थे। ठीक है। तो पेबुल जो है मेन कच्चा माल होता था, और उसको तोड़कर अगर उसके एक तरफ धार बनाई जाती थी तो वो चापर होता था। अगर उसके दोनों तरफ धार बनाई जाती थी तो वो क्या होता था, चापिंग। ठीक है। तो पाषाण काल के जो मेन उपकरण थे वो क्या थे, चापर एवं चापिंग। और पेबुल क्या था, कच्चा माल था। हालांकि वो भी उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन वो ज्यादातर जो है उपकरण बनाने में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है। अब बात करते हैं हैंडेक्स और क्लीवर। हैंडेक्स और क्लीवर, इस काल के जो और उपकरण थे उनमें हैंडेक्स और क्लीवर का महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले बात करते हैं हम हैंडेक्स। हैंडेक्स जो होता था ये एक प्रकार का तिकोना क्रोड होता था। तिकोना क्रोड होता था जिसके दोनों तरफ क्या बनाई जाती थी, धार बनाई जाती थी। और ये क्या कहलाता था, हैंडेक्स कहलाता था। हैंडेक्स मतलब हस्तकुठार या कुल्हाड़ी, जिसे हम वर्तमान रूप में क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी। लेकिन वो वर्तमान में जिस प्रकार की कुल्हाड़ी होती है इस प्रकार का उपकरण नहीं था। ये एक प्रकार से तिकोने प्रकार का उपकरण था जिसके दोनों तरफ धार बनाई जाती थी। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये है कि हैंडेक्स मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीनतम उपकरण है। हैंडेक्स जो मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीनतम उपकरण माना जाता है। ठीक है। कौन माना जाता है, हैंडेक्स। इसके अलावा इसको विदारणी भी कहा जाता था, क्लीवर भी कहा जाता था। अगर हैंडेक्स का आकार यू शेप में होता था, ठीक है, या वी शेप में होता था, तो इनको जो है क्लीवर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, क्लीवर कहा जाता था। ठीक है। क्लीवर को विदारणी भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये पूर्व पाषाण काल के प्रमुख उपकरण या औजार थे। अब हम बात करते हैं कि ये जो पूर्व पुरापाषाण काल के जो उपकरण है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक है। या पूर्व पुरापाषाण कालीन जो मानव है वो कहाँ कहाँ पर निवास करता था। ठीक है। तो इस काल के जो उपकरण है वो कश्मीर, केरल, गंगा, यमुना और सिंधु नदियों के कछारी मैदानों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत से प्राप्त होते हैं। इस काल के उपकरण जो है कश्मीर क्षेत्र से नहीं मिलते हैं, केरल से नहीं मिलते हैं, गंगा, यमुना और सिंधु के कछारी मैदानों से नहीं मिलते हैं, बाकी संपूर्ण भारत से मिलते हैं। देखो इस काल में कश्मीर और केरल क्षेत्र, आपको पता है कि इस काल में हिमयुग था और उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बर्फ जमा हुआ था। ठीक है। इसलिए जो है मानव निवास के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। इसके अलावा गंगा, यमुना और सिंधु का जो कछारी मैदान है वहाँ पर भी जो है आपके बर्फ जमा हुआ था। इस काल और यहाँ पर जो है उनके उपयोग के लिए पत्थर वगैरह उनको नहीं मिल पाते थे। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में पूर्व पुरापाषाण कालीन मानव ने निवास नहीं किया, क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपने उपयोग के लिए पत्थर उपलब्ध नहीं था। इनके जो कुछ प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर पूर्व पुरापाषाण कालीन जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, देखो सबसे पहला नाम आता है सोन नदी घाटी। सोन नदी घाटी जो है पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। सोन नदी घाटी कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। नर्मदा और सोन नदी घाटी जो मध्य प्रदेश में स्थित है। साबरमती व माही नदी घाटी जो गुजरात में स्थित है। लूनी व चंबल नदी जो राजस्थान में स्थित है। यहाँ से जो है आपके पूर्व पुरापाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा सिंगरौली व बेलन नदी घाटी जो उत्तर प्रदेश में है। सिंगरौली और बेलन नदी घाटी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। मयूरगंज उड़ीसा, गोदावरी व परबरा नदी घाटी महाराष्ट्र में। गिदलूर व नल्लोर नदी घाटी आंध्र प्रदेश में। कृष्णा व तुंगभद्रा नदी घाटी कर्नाटक में, कर्नाटक व तमिलनाडु से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जो ये पूर्व पुरापाषाण कालीन जो उपकरण है ये इन सब स्थानों से प्राप्त होते हैं। और ज्यादातर कहाँ पर प्राप्त होते हैं, घाटियों में, नदी घाटियों में स्थान, मैदानी क्षेत्रों में प्राप्त नहीं होते हैं। अब जो है पूर्व पुरापाषाण काल संबंधित स्थलों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है।
देखो, पूर्व पुरापाषाण कालीन जो सभ्यता है उसके दो प्रारूप स्थल है, मतलब ऐसे स्थल है जहाँ पर जो है पूर्व पुरापाषाण कालीन संस्कृति की संपूर्ण विशेषताएं मिलती है। और ये जो दो स्थल है, एक तो आपके सोन नदी घाटी है, एक मद्रास का क्षेत्र है। एक तो सोन नदी घाटी, एक मद्रास का क्षेत्र है। ठीक है। तो और जो नदी घाटी से जो संस्कृति मिली है उसे सोन संस्कृति कहा जाता है। और यहाँ पर जो उपकरण मिले हैं, चॉपर, चॉपिंग और पेबल जो उपकरण मिले हैं, इसलिए सोन संस्कृति को क्या कहते हैं? चॉपर, चॉपिंग और पेबल संस्कृति कहते हैं। जबकि मद्रास में जो उपकरण मिले हैं वो ज्यादातर हैंडेक्स मिले हैं। क्या मिले हैं? हैंडेक्स या हस्तकुटार मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मद्रास से। इसलिए इसको मद्रासी संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम चापर, चापिंग, पेबल संस्कृति की। कौन सी संस्कृति की बात करते हैं? चापर, चापिंग, पेबल संस्कृति की। देखो, इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। ये जो सोहन नदी घाटी कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। वर्तमान जो पाकिस्तान है उसके पंजाब प्रांत में सोहन नदी घाटी मिली है, सोहन नदी घाटी स्थित है। वहाँ से जो उपकरण मिले हैं, वहाँ से जो संस्कृति मिली है उसे सोहन संस्कृति कहा जाता है। सोन नदी घाटी में मिली है इसलिए उसको सोन संस्कृति कहा जाता है। सोन सिंधु की एक सहायक नदी थी, मतलब सोन घाटी जो है, सोन नदी वर्तमान में बहती नहीं है, ये विलुप्त हो चुकी है। लेकिन ये शुरुआत में सिंधु की सहायक नदी थी। सोन नदी जो है सिंधु की सहायक नदी थी। ठीक है। 1928 ईस्वी में डी.एन. वाडिया ने इस क्षेत्र से पूर्व पुरापाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। देखो, सोन नदी घाटी क्षेत्र में जो सबसे पहले उपकरण प्राप्त किया वो किसने प्राप्त किया? डी.एन. वाडिया ने। किसने प्राप्त किया? डी.एन. वाडिया ने। कब प्राप्त किया? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में डी.एन. वाडिया ने सोन नदी घाटी क्षेत्र से पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। इसलिए डी.एन. वाडिया को सोहन नदी घाटी का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है। डी.एन. वाडिया को सोहन नदी घाटी का पितामह कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही सोहन नदी घाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम सोन संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए थे। इसलिए डी.एन. वाडिया को सोन नदी घाटी का पितामह कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा, जो वर्तमान में सीहोर जिले में स्थित है, से मानव की खोपड़ी मिली है, जो भारत में मानव के अवशेष का सर्वप्रथम साक्ष्य है। इसके अलावा जो नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र है वहाँ पर हथनोरा नाम का स्थान है, वहाँ से एक मानव खोपड़ी मिली। और ये मानव जो खोपड़ी मिली है वो कौन से मानव की है? होमो इरेक्टस मानव। कौन से मानव की है? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मानव की है। ठीक है। कहाँ से मिली है? नर्मदा नदी घाटी में। नर्मदा नदी घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में हथनोरा नामक स्थान है जो सीहोर नामक जिले में है, वहाँ से मानव खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। तो इस प्रकार ये जो मानव खोपड़ी के अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? किस काल के मिले हैं? पूर्व पुरापाषाण काल के। तो पूर्व पुरापाषाण काल में भारत में होमो इरेक्टस मानव के अवशेष मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हथनोरा, जो सीहोर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश की। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी संस्कृति की, और वो संस्कृति है हैंडेक्स संस्कृति। कौन सी है? हैंडेक्स संस्कृति, जिसे मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीपवर्ती क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। हैंडेक्स संस्कृति के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? मद्रास के समीप से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मद्रास संस्कृति कहा जाता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के समीप स्थित पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन हैंडेक्स प्राप्त किया। तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के समीप स्थित पल्लवरम नामक स्थान से भारतीय पुरापाषाणकालीन जो उपकरण है हैंडेक्स वो प्राप्त किया। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से हैंडेक्स नाम का उपकरण प्राप्त किया था। ठीक है।
फिर 1864 में रॉबर्ट ब्रूसफुट के मित्र विलियम किंग ने तमिलनाडु की कोर्तलायर नदी घाटी में स्थित अतिरपक्कम तथा बदमदुरे से हैंडेक्स प्राप्त किए। सोन नदी घाटी में स्थित चोंत्रा, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, से चापर चापिंग पेबुल के साथ साथ हैंडेक्स भी प्राप्त हुए हैं। अब देखो, ये चोंत्रा नामक जो स्थान है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सोन नदी घाटी में स्थित है। यहाँ पर सोन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं, साथ में जो है मद्रासी संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। सोन संस्कृति की जो विशेषता क्या है, चापर चापिंग और पेबुल उपकरण, और मद्रासी संस्कृति विशेषता क्या है, हैंडेक्स। लेकिन चोंत्रा नामक स्थान से जो है दोनों प्रकार के उपकरण यहाँ से मिले हैं। इसलिए चोंत्रा को उत्तर व दक्षिणी भारत के पूर्व पुरापाषाण कालीन संस्कृति का मिलन स्थल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चोंत्रा को। चोंत्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में सोन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। अब हम बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। पूर्व पुरापाषाण काल की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। मध्य पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक, लगभग 10,000 साल का जो है टाइम पीरियड इसका रहता है। इसका मध्य पुरापाषाण काल का। मध्य पुरापाषाण काल में भी मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। देखो, मानव की जो जीवनचर्या है उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया था। इस काल में भी मानव शिकार करता था और खाद्य संग्राहक था, उत्पादक नहीं था। ठीक है। लेकिन इस काल में जो उसके उपकरणों के कच्चे माल में जो कुछ चेंजेज आए वो इस प्रकार है कि इस काल में क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान साथ साथ जेस्पर, सर्ट और एगट आदि पत्थरों के फल्क या सल्क के उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा था। मतलब इस काल में उपकरणों के मामले में क्या परिवर्तन आया कि पूर्व पुरापाषाण काल में केवल क्वार्टजाइट पत्थर से उपकरणों का निर्माण किया जाता था, लेकिन मध्य पुरापाषाण काल में आकर मनुष्य ने जेस्पर, सर्ट और एगट आदि पत्थरों का जो है उपयोग करना शुरू कर दिया और इन पत्थरों के जो है फलकों या सल्क से जो है वो उपकरण बनाने लगा। देखो, पहले वो केवल क्रोड उपकरणों का प्रयोग करता था, केवल क्रोड उपकरणों का प्रयोग करता था, जैसे चापर, चापिंग, हैंडेक्स, क्लीवर वगैरह उपयोग करता था। लेकिन इस काल में आकर वो फलक या सल्क उपकरणों का प्रयोग करने लग गया। मैंने कहा था कि जब मेन पेबुल को तोड़ते हैं तो पेबुल का जो मेन भाग होता है वो क्रोड कहलाता है और उससे अलग हटके जो सल्क हो जाता है, जो टुकड़ा उससे अलग हट जाता है, वो क्या कहलाता था? फलक या सल्क कहा जाता था। और उसी फलक या सल्क से जो है मध्य पुरापाषाण काल में उपकरणों का निर्माण किया जाने लगा। इस काल के जो कुछ प्रशस्त उपकरण हैं उनमें देखो, चापर, चापिंग, हैंडेक्स और क्लीवर ये तो चल ही रहे थे, साथ में जो है और कुछ उपकरण आ गए, जैसे स्क्रैपर, पॉइंट और ब्यूरिन। स्क्रैपर, पॉइंट और ब्यूरिन, कुछ और उपकरण आ गए। ठीक है। पॉइंट को आप देख सकते हैं, ब्यूरिन और स्क्रैपर, जिसको खुरचनी भी कहते थे। स्क्रैपर को क्या कहते थे? खुरचनी भी कहते थे। ठीक है। तो इस काल में कुछ उपकरणों में परिवर्तन आया। अब हम इनकी परिभाषा की बात कर लेते हैं कि स्क्रैपर किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं और ब्यूरिन किसे कहते हैं। देखो, स्क्रैपर में जो है किसी मोटे सल्क के एक या अनेक किनारों की घिसाई कर तेज एवं मजबूत किनारा बनाया जाता था, उसे क्या कहते थे? स्क्रैपर। मतलब किसी मोटे सल्क के एक या अनेक किनारों की घिसाई कर तेज एवं मजबूत किनारा बनाया जाता था, उसे क्या कहते थे? स्क्रैपर कहते थे। और ये जो है जनरली छिलने में काम आता था। छिलने में, या तो पशुओं की खाल छिलने में या जो है वृक्षों की छाल को छीलने में जो है ये काम लिया जाता था। इसके बाद में जो उपकरण आता है वो पॉइंट। पॉइंट एक ऐसा सल्क उपकरण था जिसमें घिसकर एक तरफ नुकीला सिरा बना दिया जाता था। पॉइंट जो है एक ऐसा उपकरण था जिसके एक तरफ नुकीला सिरा बनाया जाता था, वो क्या कहलाता था? पॉइंट। ब्यूरिन क्या होता था? ऐसा सल्क उपकरण जिसमें घिसकर दोनों तरफ नुकीला सिरा बनाया जाता था, वो क्या कहलाता था? ब्यूरिन कहलाता था। ठीक है। तो इस काल के जो मुख्य उपकरण थे स्क्रैपर, पॉइंट और ब्यूरिन। स्क्रैपर, पॉइंट और ब्यूरिन। ठीक है। और साथ साथ हैंडेक्स, क्लीवर, चापर, चापिंग तो चले आ ही रहे थे, इसके साथ में जो है कुछ नए उपकरण जुड़ गए। इस काल में सबसे अधिक फलक उपकरणों का प्रचलन था, इसलिए मध्य पुरापाषाण को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। देखो, इस काल में जो उपकरण बने हैं वो ज्यादातर कैसे थे? फलक उपकरण थे, क्रोड उपकरण नहीं थे, फलक उपकरण थे।
इसलिए मध्य पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से काल को फलक संस्कृति संज्ञा दी गई? तो मध्य पूरा पाषाण काल को। ठीक है। एच.डी. संकालिया ने परोरा नदी घाटी में स्थित नेवासा को इस संस्कृति का प्रारूप स्थल माना है। एच.डी. संकालिया जो बहुत बड़े इतिहासकार है, उन्होंने परोरा नदी घाटी में स्थित नेवासा जो स्थल है उसको इसका प्रारूप स्थल माना है कि मतलब मध्य पूरा पाषाण काल की सारी विशेषताएं यहाँ से मिल जाती है। कहाँ से? नेवासा। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। इस काल के उपकरण भी पूर्व पूरा पाषाण काल में उल्लिखित स्थलों से प्राप्त होते हैं। देखो, इस काल में जो उपकरण मिलते हैं वो पूर्व पूरा पाषाण काल के स्थलों में भी मिलते हैं। देखो, अलग अलग काल की अलग अलग लेयर होती है। हाँ, जिस स्थल से पूर्व पूरा पाषाण के उपकरण मिले हैं वहां से मध्य पूरा पाषाण के उपकरण भी मिले हैं। हालांकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उतने स्थल प्राप्त नहीं होते जितने प्रायद्वीपीय क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र से इसके उपकरण ज्यादा प्राप्त होते हैं। इसका प्रमुख कारण पंजाब में उपयुक्त कच्चे माल का अभाव माना जाता है। अब हम बात करते हैं अगले काल की, वो है उच्च पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। अगला जो नेक्स्ट पीरियड कौन सा है? उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में भी मानव शिकारी व खाद्य संग्राहक था। इस काल में ही मानव केवल उपभोक्ता मात्र था, उत्पादक नहीं बना था। इस काल में क्वार्टजाइट, जेस्पर, चर्ट, एगट पत्थर के साथ फ्लिंट, अब एक पत्थर यहाँ पर और जुड़ गया कच्चे माल के रूप में, फ्लिंट, ठीक है, आदि पत्थरों के ब्लेड उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। और इस काल में जो है ब्लेड उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। मतलब इस प्रकार मध्य पूरा पाषाण काल में जो है आपके कौन से उपकरण थे? फलक उपकरण थे। लेकिन इस काल में कौन से उपकरण थे? ब्लेड उपकरण थे। ठीक है। इस काल के जो प्रमुख पत्थर के जो उपकरण थे उनमें चापर, चापिंग, हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, पॉइंट और ब्यूरिन, मतलब पहले से जो चले आ रहे थे उपकरण वो तो चल ही रहे थे, उनमें और कुछ उपकरण जुड़ गए, जैसे पॉइंट और ब्यूरिन इनमें जुड़ गए। ठीक है। इस काल में सबसे अधिक ब्लेड एवं ब्यूरिन उपकरणों का प्रचलन था। इस काल में जो उपकरण मिले हैं ज्यादातर ब्लेड और ब्यूरिन मिले हैं। ब्लेड आप जानते हो जिसके दोनों किनारे नुकीले हो, ठीक है, और जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो, ऐसे उपकरण मतलब ब्लेड उपकरण कहलाते हैं। इसलिए उच्च पुरा पाषाण काल को ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति भी कहा जाता है। उच्च पुरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति। जबकि मध्य पुरा पाषाण काल को क्या कहा था? फलक संस्कृति। ठीक है। ब्लेड फलकों वाला एक औजार है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से भी अधिक होती है। जो जैसे मैंने बताया कि ब्लेड जो है 2 फलकों वाला एक औजार है। कितने फलकों वाला? 2 फलकों वाला एक औजार है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से भी अधिक होती है। आइए आप देख सकते हो फलक, ठीक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है और इसके 2 फलक है और दोनों फलक क्या है? नुकीले हैं। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? ब्लेड कहलाते हैं। इस काल में उच्च पुरा पाषाण काल में नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास हुआ। देखो, इस काल में जो मानव है उसकी कलात्मक अभिरुचि का विकास हुआ। इस काल में मानव की कलात्मक अभिरुचि का विकास हुआ, वो नक्काशी भी करने लगा, साथ में चित्रकारी भी करने लगा। ठीक है। इलाहाबाद स्थित बेलन घाटी के लोधा नाला से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है, जो कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। इस काल में जो है एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। कहाँ से मिलती है? बेलन घाटी से। बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बेलन घाटी में लोधा नाला नामक जो नाला है वहां से एक अस्थि निर्मित, हड्डी की निर्मित जो है मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो इस काल में मानव जो है मूर्ति का निर्माण भी करने लग गया था। ठीक है। विंध्य क्षेत्र में स्थित भीमबेटका, रायसेन मध्य प्रदेश। रायसेन मध्य प्रदेश के शैलाश्रियों से विश्व की सबसे प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब देखो, चित्रकला की अभिवृद्धि का विकास भी इस काल के मानव में हो गया था। और विंध्य क्षेत्र में जो भीमबेटका स्थित है, जो वर्तमान में रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से विश्व की सबसे प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? भीमबेटका से। ठीक है। विश्व की सबसे प्राचीनतम चित्रकारी के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन मध्य प्रदेश में। ठीक है। भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में विष्णुधर वाकणकर के द्वारा की गई। भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई? विष्णुधर वाकणकर के द्वारा। ठीक है। भीमबेटका के 700 शैलाश्रयों से 475 गुफाओं में शैलचित्र प्राप्त हुए हैं।
देखो भीमबेटका में कुल 700 शिलाश्रय हैं, उनमें से 475 गुफाओं में जो है शैलचित्र मिले हैं, जो विश्व की के किसी भी स्थल से प्राप्त होने वाले सर्वाधिक शैलचित्र है। मतलब दुनिया में कहीं पर भी एक साथ इतने ज्यादा शैलचित्र नहीं मिले हैं, ठीक है, जितने भीमबेटका में मिले हैं। यहाँ के शैलचित्रों में मुख्यतः हरे और लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। यहाँ के शैलचित्रों में मुख्य रूप से कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता था? हरे और लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। भीमबेटका में नीले रंग के कुछ पाषाण खंड मिले हैं और विष्णुधर वाकणकर के अनुसार इन नीले पाषाण खंड से चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया जाता होगा। मतलब उनमें कई और चीजें मिला के हरा और लाल रंग बनाया जाता होगा, ऐसा मानना है विष्णुधर वाकणकर का। ठीक है। भीमबेटका के शिलाश्रयों से प्राप्त चित्रों में नृत्य करता हुआ मानव समुदाय और शिकार करते हुए लोग दिखाए गए हैं। कहां से? भीमबेटका से। ठीक है। भीमबेटका में सर्वप्रथम उच्च पुरापाषाण काल के चित्र मिले हैं, जबकि सबसे अधिक संख्या में मध्य पाषाण काल के चित्र मिले हैं। यहाँ से सबसे पुराने जो चित्र मिले हैं वो कौन से काल के मिले हैं? उच्च पुरापाषाण काल के। जबकि सबसे अधिक संख्या में जो यहाँ से चित्र मिले हैं वो कब के मिले हैं? मध्य पाषाण काल के। ये तथ्य याद रखना। ठीक है। भीमबेटका से ताम्रपाषाण काल एवं ऐतिहासिक काल के चित्र भी मिलते हैं। मतलब भीमबेटका से जो है लगभग सभी कालों के जो है चित्र मिलते हैं, लेकिन सबसे जो प्राचीन चित्र है वो कौन से काल के मिलते हैं? उच्च पुरापाषाण काल के। जबकि सबसे ज्यादा संख्या में चित्र कौन से काल के मिलते हैं? मध्य पाषाण काल के। ठीक है। इस काल के शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, आगे महाराष्ट्र के पाटने से, राजस्थान के चंदेसाल से एवं मध्य प्रदेश के रामनगर से प्राप्त होते हैं। देखो इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले। शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, महाराष्ट्र के पाटने से, राजस्थान के चंदेसाल से और मध्य प्रदेश के रामनगर से मिले हैं। जबकि भारत में शुतुरमुर्ग नहीं पाया जाता है, लेकिन हो सकता है उस काल में पाया जाता होगा, क्योंकि उसके जो है अंडे के छिलके यहाँ पर मिले हैं। उसके अंडे के छिलके यहाँ पर मिले हैं। ठीक है। देखो शुतुरमुर्ग ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है और वहां पर भी अब विलुप्त प्राय लगभग हो गया है, लेकिन उस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाया जाता था। ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पटने से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर मानव निर्मित चित्रांकन पाया गया है। मानव निर्मित चित्रांकन भी पाया गया है शुतुरमुर्ग के अंडे पर। कहां पर? महाराष्ट्र के पटने से। इस काल में मनुष्य चकमक प्रशस्त उपकरणों का प्रयोग करने लगा था, अर्थात वह अग्नि से परिचित तो था परंतु उसके प्रयोग से नहीं। देखो चकमक पत्थरों को जब आपस में रगड़ते हैं तो आग उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार उस काल का जो मानव है वो आग से परिचित तो था, लेकिन उसके प्रयोग से परिचित नहीं था कि आग का जो है हम किस काम में उपयोग ले सकते हैं। ठीक है। वो जानता जरूर था कि अग्नि है, बट उसका उपयोग नहीं जानता था। सर्वप्रथम इसी काल में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का विकास हुआ। साथ ही इस काल में जो है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का विकास हुआ। कौन से काल में? उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आज जो है हमने पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया, और पाषाण काल में जो है हमने पुरापाषाण काल के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे।